Hello, students. How are you? I hope you all are safe and fine at your home. Student, today our topic is Did women have revolution? यानी जो वुमेन्स थी उन लोगों ने भी रेवोल्यूशन की थी, क्रांति की थी। बेटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में किस तरीके से जो रेवोल्यूशन हो रही थी। फ्रांस में मोनार्की का जो है उसको मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था और उसके बाद वहाँ पर रिपब्लिक जो है उसको स्थापित किया गया था। उसके बाद वहाँ पर जब जो रोज़बेरी थी, रोज़बेरी की गवर्नमेंट जो आई उसने बहुत सारे चेंजेस किए, जिससे कि वहाँ की जो उनकी जो नीति थी, रोज़बेरी ने जो अपनी नीतियाँ लागू की थी उनसे उसके जो समर्थक थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या है उससे परेशान हो गए थे। और 1794 में उसको रोज़बेरी को जो है वो दोषी करार कर दिया गया था और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद वहाँ पर जब जो गवर्नमेंट आई वो किसके पास आई, वो जो मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड लोग थे, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, उनके पास गवर्नमेंट आई और उन्होंने जितने भी जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों को अलग रखा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आए। लेकिन क्या था उसमें वुमेन्स को भी, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1971 के जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क गवर्नमेंट आई थी, उसमें भी जो वुमेन्स थी उनको पैसिव सिटीजन के रूप में रखा गया था और जो लोगों के पास प्रॉपर्टी थी और उनको एक्टिव सिटीजन के। लेकिन क्या था, वुमेन्स भी अपने राइट के लिए अब उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस शुरू कर दिए। आपने यहाँ देख सकते हैं बेटा कि जो वुमेन्स हैं वो वर्साइल की ओर जाती हुई हैं और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और उसके बाद 1789 में के बाद ये 5 अक्टूबर का है ये चित्र जो है, और इसमें क्या है वो वर्साई में जाकर अपने राजा को अपने साथ वापस लेकर आती हैं। लेकिन अब क्या था, जो लेडीज़ थी, जो वुमेन्स थी, वुमेन्स फ्रॉम द beginning women were active participant in the event which brought about many important changes in French society। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लेडीज़ थी, जो वुमेन्स थी, वो शुरू से ही फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाने वाली एक्टिविटी में, जितनी भी एक्टिविटी की गई थी शुरू से, उनमें बहुत क्या है बहुत ही एक्टिव थी। उन सभी चेंजेस में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग था। लेकिन उन्हें ये आशा थी कि उनकी जो उनका जो पार्टिसिपेशन है इस रेवोल्यूशन में सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कदम उठाने की, यानी जो अब उनको क्या था, क्योंकि वो शुरू से ही एक्टिव थी, ठीक है, तो इस वजह से वो एक्टिव थी, तो उन्हें बहुत ये आशा थी कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो शुरू से एक्टिव है, अब उनकी जो लाइफ है उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड एस्टेट हैड वर्क फॉर आर लिविंग। और ज़्यादातर जो थर्ड एस्टेट की वुमेन्स थी वो अपनी काम करने, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए काम करती थी। दे वर्क एट seamstress and laundresses, sold flowers, fruits, vegetable at the market as or work एम्प्लॉयड एट डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द प्रॉस्पेरियस पीपल। वो क्या काम करती थी, वो जो वुमेन्स थी वो सिलाई का काम करती थी, कपड़ों को धुलने का काम करती थी, बाज़ार में फल सब्जी इन सब को बेचती थी। और जो ज़्यादा प्रॉस्पेरियस जो लोग थे, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, अमीर जो लोग थे, उनके यहाँ वो काम करती थी। लेकिन जो लेडीज़ थी, जो वुमेन्स थी, उनके पास पढ़ाई लिखाई है या फिर उनका कोई भी उनके पास किसी भी तरह का एजुकेशन के अलावा जॉब की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती थी। ओनली डॉटर ऑफ नोबल्स एंड वेल्थियर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज मैरिज फॉर देम। यानी क्या करते थे, जो बहुत बड़े जो थर्ड एस्टेट के जो अमीर जो लोग होते थे या जो नोबल्स जो होते थे, उन नोबल्स की जो लड़कियां थी वही कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ती थी और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। बाकी वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर ऑफ देयर फैमिलीज, डेट इज कुक, फेच वाटर,
अप द ब्रेड एंड द लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। इसके अलावा जो काम करने वाली जो औरतें होती थी उनको अपने खुद के परिवार का सिर्फ पालन पोषण ही करना होता था। जैसे कि क्या काम करना होता था कि अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना होता था, पानी लाना होता था, लाइन लगाकर जो पाव यानी जो ब्रेड जो होती थी जो मिलती थी उस ब्रेड की लाइन में लगना, अपने बच्चों की देखभाल करना होता था। और अगर वो कहीं जहाँ पर वो काम करती भी थी वहाँ पर उनको जो वेजेस था वो उनका बहुत कम था। ओके बेटा, यानी अगर वो जैसे काम करने जाती थी कहीं पर किसी भी जगह, अगर मैन और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता था, जो वुमेन थी उनको लो वेजेस मिलता था उनको, और जेंट्स को ज़्यादा पैसे मिलते थे। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper। और इसीलिए अब जो वुमेन थी, वुमेन्स ने अपने खुद के जो इंटरेस्ट थे उसके लिए उन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया, और उस पर आपस में उन्होंने डिस्कस करने के लिए अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए और बहुत सारे न्यूज़पेपर निकालने शुरू कर दिए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। और लगभग 60 जो क्लब थे वो फ्रांस की सोसाइटी में आए, यानी हम फ्रांस में ही देख सकते हैं कि 60 उस टाइम में 60 क्लब जो थे वो बने थे। और इनमें सबसे फेमस द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। इन सभी, यानी ये जो 60 क्लब्स थे, इन 60 क्लब्स में ये सोसाइटी ऑफ जो रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन जो क्लब था वो सबसे ज़्यादा फेमस था, और उनकी एक अलग तरह की, ठीक है, वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज द वुमेन enjoy the same political right as men। अब उनकी क्या डिमांड थी कि जो वुमेन्स हैं वो भी जैसे कि जो जेंट्स होते थे, जो मैन होते थे, मैन के बराबर उनको पॉलिटिकल राइट। और जो वुमेन्स थी वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी ये जो बात थी इस कि भाई उनको मैन के बराबर राइट्स नहीं है, इस बात को लेकर वुमेन्स जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। और अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1791 में उनको एक्टिव सिटीजन के रूप में उनको बनाया गया था। अब क्या था, वुमेन्स ने वोटिंग राइट्स के लिए यानी उनका जो वोटिंग साइज था उसके लिए असेंबली में खुद को चुने जाने के लिए, और अपने असेंबली में अपनी खुद की पॉलिटिकल जितने भी ऑफिस थे वहाँ पर खुद को होल्ड करने के लिए, यानी पॉलिटिकल ऑफिस में भी उनको जगह मिले, इस तरह की उन्होंने डिमांड रख दी। उनका सोचना ये था कि जो कि नई सरकार में उनके हित का जो है प्रतिनिधित्व हो पाएगा, यानी अगर वो इस तरह की डिमांड्स रखेंगी, अपने इंटरेस्ट बताएंगी, तो ये जो न्यू गवर्नमेंट है वो इनको उनके जो डिमांड्स हैं उनको वो महसूस कर पाएंगे, ठीक है, यानी उनकी जो हित है उसको वो पता चल पाएगा। इन अर्ली ईयर, शुरू के साल में अगर हम देखें, जो रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ डेट हेल्प इम्प्रूव लाइव्स ऑफ वुमेन। अब स्टार्टिंग में तो जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी उन्होंने वुमेन्स की लाइफ को सुधारने के लिए कुछ कानून जो है लागू कर दिए। अब उन्होंने क्या क्या किया, जैसे कि उन्होंने टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर द ऑल गर्ल्स। उन्होंने जितने भी शासकीय स्कूल थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल होते थे, उनकी स्थापना के साथ ही लड़कियों के लिए भी स्कूल की जो एजुकेशन है उसको ज़रूरी बना दिया था। अब ये क्या था, अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के विरुद्ध शादी करने के लिए जो है उनको फोर्स नहीं कर सकते थे, यानी अब वो क्या था, पापा की मर्जी, अगर पापा उनके चाह रहे हैं शादी करना और वो शादी नहीं करना चाहती थी तो उनके फादर उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इन टू कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। जो शादी होती थी, शादी को एक क्या बना दिया गया कि उनको कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बना दिया गया, और वो भी उनके खुद की इच्छा के माना गया। और नागरिक कानूनों के जो नागरिक कानून होते थे उनके अनुसार उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा, उनका क्या किया जाने लगा, उनको रजिस्टर्ड किया जाने लगा, ठीक है, सिविल लॉ के अंतर्गत। डाइवोर्स मेड लीगल। अब डाइवोर्स क्या था, डाइवोर्स को जो है लीगल बना दिया गया, और कुड बी अप्लाइड फॉर बाय मैन एंड वुमेन। अब जो था डाइवोर्स जो था, मैन और वुमेन दोनों ही उनको अप्लाई कर सकते थे, यानी ये नहीं था कि जो मैन है वही डाइवोर्स के लिए अप्लाई करे, बल्कि वुमेन भी अगर जो है डाइवोर्स चाहती है तो दे कैन अप्लाई। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब। अब वुमेन्स जो है उनको भी जॉब के लिए ट्रेन किया जाने लगा, वो उनको जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी।
कलाकार अब क्या था, वो अगर वो चाहती हैं तो दे कैन बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। इफ़ दे वांट बिकम टू आर्टिस्ट, अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहती है तो वो आर्टिस्ट बन सकती हैं, लेकिन अगर वो छोटा बिजनेस करना चाहती है तो दे कैन स्टार्ट, वो स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट। अब वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसके लिए भी अपनी लड़ाई को जारी रखा। लेकिन क्या था, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, जो टेरर का रीज़न था, न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर द वुमेन क्लब्स बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। यानी जब रीज़न ऑफ टेरर था उस टाइम में, जो गवर्नमेंट ने जितने भी वुमेंस के क्लब थे उनको ख़त्म कर दिया और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको भी बैन कर दिया था, उनको बैन करने वाला कानून लागू कर दिया था। और बहुत सारी मैनी प्रोमिनेंट वुमेन, जो बहुत सारी फेमस वुमेन थी, वुमेन्स जो थी, यानी जो एक्टिव थी इस तरह की रेवोल्यूशंस में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनमें से कुछ को तो क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट, यानी बहुत सारी को तो फांसी पर भी लटका दिया गया, यानी उनको बहुत सारी वुमेन्स को फांसी की सज़ा भी दे दी गई। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेज continued through the next 200 year of many countries of the world। यानी हम देख सकते हैं, यानी जो वोटिंग के लिए जो वुमेन्स का मूवमेंट था, वोटिंग राइट्स के लिए जो वुमेन्स ने अपना मूवमेंट चलाया था, वो लगभग काफ़ी आगे आने वाली जो सेंचुरीज़ थी तब भी लागू रहा, यानी आगे आने वाली सेंचुरीज़ तक भी ये कई देशों में चलता रहा। 100 वर्षों तक, अगर हम ये कहें कि 100 ईयर्स तक, 200 ईयर्स तक भी बहुत सारी कंट्रीज़ में चलता रहा हमारे पूरे वर्ल्ड में। फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग लेट 19 अर्ली 20th सेंचुरी। अगर हम ये देखें कि ये जो वोटिंग राइट्स के लिए जो अपने लिए जो वुमेन्स का जो लड़ाई थी, ये 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हम एक इंटरनेशनल, यानी पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के, अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जिसको बोलते हैं, के रूप में ये चलता रहा, यानी पूरे वर्ल्ड में ये जारी रहा। अब क्या था, द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर वाज केप्ट अलाइव एज इन इंस्पायरिंग मेमोरी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हम लास्ट में 19 जो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, इसके दौरान जितनी भी फ्रांस की वुमेन्स थी, उनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उनको एक क्या है, उनको एक अलाइव एज इंस्पायरिंग मेमोरी, यानी लोगों को जो बाकी वुमेन हैं उनको प्रेरित करने के तौर पर उनको अलाइव, जीवित रखा जा सकता है। इट वॉज फाइनली 1946 डेट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट ऑफ वोट। अब हम ये देख सकते हैं कि लास्ट में, मतलब 1946 में जो फ्रांस की वुमेन्स थी उनको वोटिंग राइट्स जो है वो मिल गया। मीन्स यानी इतनी सारे मूवमेंट करने के बाद, इतना सारा उनको संघर्ष करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, लास्ट में 1946 में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स जो है वो मिल गया था। इसके अलावा बेटा आप यहाँ देख सकते हैं लाइफ ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ओलंपे दे गौड, यानी जो ओलंप दे गूज जो हैं उनके, ये एक क्रांतिकारी महिला थी, इनके बारे में यहाँ बताए गए हैं। वो क्या थी, ओलंपे दे गूज क्रांति, उस टाइम में जो रेवोल्यूशनरी फ्रांस जो था वहाँ पर एक बहुत ही एक्टिव लेडीज़ के रूप में देखा जा सकता था उनको। उन्होंने संविधान जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था और जो वोटिंग राइट्स थे, यानी मैन, और जो उनको सिविल राइट्स के लिए घोषणा पत्र का बिल्कुल विरोध किया था, यानी उनको भी इस तरह का अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि उसमें महिलाओं को सिर्फ एक मानव के तौर पर अधिकार देने से उनको वंचित रखा गया था, यानी महिलाओं को एक अधिकार नहीं दिया गया था इस तरह के, जैसे कि हम 1791 में पढ़ चुके हैं। 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास यह मांग करते हुए भेजा गया था कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या था, जब हम देखते हैं कि 1793 में
ओलियम्प दे गूज ने महिला जो उनके लेडीज़ के जो वुमेंस के जो क्लब थे उनको ज़बरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबियन जो गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी आलोचना की थी। और उन्होंने ट्राई भी किया था कि उन पर जो है नेशनल कन्वेंस के ने क्या किया था, उनको फांसी उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का, यानी नेशनल कॉन्वेंट्स का जो उनके ऊपर नेशनल कॉन्वेंट ने उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया और उसके बाद उन्हें बहुत जल्दी फांसी की सज़ा भी दे दी गई। कुछ बेसिक राइट थे सेट फोर्थ द ओलंपिया दे गोर्ज डिक्लेरेशन। कुछ बेसिक राइट जो है उन्होंने तैयार किए थे, यानी जो ओलंप दे गूज थे उन्होंने किस तरीके के अधिकारों की डिमांड की थी कि जो वुमेन है, वुमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू द मेन इन राइट, कि वुमेन जो है वो जन्म से फ्री है और उनको भी बहुत सारे अधिकार जो है वो मैन के बराबर ही मिलने चाहिए सभी। सेकंड जो है कि द गोल ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ वुमेन एंड मैन दे राइट आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड द ऑपरेशन, यानी जितने भी पॉलिटिकल संगठन हैं, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, उनका जो मेन एम है वो क्या है, जो मैन और वुमेन जो हैं उनके जितने भी अधिकार हैं उनको बनाकर रखना है। अब ये अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे उनका कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, और अबव ऑल रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन, यानी जितने भी इससे भी बढ़कर जो उनका शोषण होता है उन शोषण का विरोध करने का अधिकार है। थर्ड, सोर्स ऑल सॉवर्जिनिटी रिसाइड इन नेशन विच नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मेन, यानी जो जो हमारी सॉवर्जिनिटी है उसका स्रोत देश में ही होता है, यानी हमारे देश में ही होता है। मैन और वुमेन के संघ के सिवाय और कुछ नहीं होता। हमारा कंट्री जो है वो सॉवर्जिनिटी कब कहलाएगा, जब वह वहाँ पर मैन और वुमेन जो हैं वो उनके जो अधिकार है उनको इक्वल जो है माना जाएगा। फोर्थ, कानून के द्वारा जितने भी सभी को अपनी इच्छा को व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, और हो तो उनको क्या है वो अपनी खुद की बातों को रख सकते हैं, या अपने आप भी रख सकते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी रख सकते हैं। जितने भी मैन हैं या जितने भी वुमेन हैं, मैन और वुमेन, उनको अपनी जो उनकी सिटीजन जो है उनका मेल सिटीजन जो है इक्वली अनटाइटल, यानी उनको सभी नागरिक अपनी योग्यता और अपनी जो उनकी प्रतिभा है, जो ऑनर है, उसके बल पर समान रूप से बिना किसी उनके साथ भेदभाव के उनको समान रूप से सभी सार्वजनिक पदों पर उन सभी को अधिकारी बनाया जाएगा, यानी उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिफ्थ, कोई भी महिला जो है वो कोई भी महिला क्या है, एक्सेप्टेशन नहीं है, अपवाद नहीं है, और वो क्या करती है, शी इज़ एस्क्यूड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द केस डिटरमाइंड बाय लॉ, वुमेन लाइक मैन ओबे रिलीजियस लॉ, यानी कानूनी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है। यानी ये नहीं कि वुमेन्स को किसी भी तरह का जो है वो उनको कोई भी कानूनी प्रक्रिया में उनको अपराधी न माना जाए, गिरफ्तार भी किया जा सकता है उनको, ठीक है। और जितने भी वुमेन मैन हैं, मैन की तरह महिला को भी बहुत ज़्यादा जो हार्ड जो है उनके रिलीजियस लॉ जो हैं, हार्ड लॉज हैं, उनका पालन वो कर सकती हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो वुमेन क्यूड अप द बेकरी, जो वुमेन्स हैं वो बेकरी की लाइन में खड़ी हुई हैं। ओके, अब यहाँ भी जो जैकोबियन थे उन्होंने भी बहुत सारे महिला को जो क्लब्स थे उनको बंद करवा दिया गया था, और उन्होंने भी ये कहा था कि क्या जो नेचर है, नेचर में भी घरेलू कामकाज पुरुषों को ही सौंपा है, यानी ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति ने पुरुषों से कहा है कि पुरुष बनो, शिकार बनो, ठीक है, बी अ मैन, हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज एट दी डेट योर किंगडम, की जो तुम्हारा साम्राज्य है तुम उसमें अपना काम करो। और उन्होंने वुमेन से कहा है कि बी अ वुमेन बनो, अपने घर को देखो, अपने जो
ड्यूटीज़ हैं, मदरहुड की जो अच्छी अच्छी ड्यूटीज़ हैं उनको करो, तुम्हारा यही काम है, ठीक है। यानी जो जैकोबियन पॉलिटिकल जो चेयरमेट्स थे उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। तो लेकिन पुरुष बनने की इच्छा उन्होंने कहा कि अगर आप पुरुष यानी मैन बनना चाहती हो, वुमेन से बोला है कि अगर आप मैन के काम करना चाहती हो तो आपको कोई भी शेमलेस, यानी आप बिल्कुल शेमलेस है, लज्जा से आपको कोई भी शर्म नहीं है, और आपको पता है कि आप दोनों, आप सबके, मैन और वुमेन के सबकी ड्यूटीज़ अलग अलग है, तो आप सब अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ को निभाओ, ठीक है, अलग अलग ड्यूटीज़ करो। तो इस तरह की जो बातें हैं ओलंपिया दे ग्यूज ने तो सभी के इक्वल राइट्स की बात कही है। लेकिन अगर हम देखें तो जैकोबियन जो क्लब्स थे, जो जैकोबियन गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल जितने भी शोमेट्स जो थे, उन सब में इस तरह की डिवीज़न की बात कही गई है। ओके स्टूडेंट्स,